अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हाल ही में हमस की तरफ से जेरूसलम को कैप्चर किया गया है, जिसके नतीजे में इसराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दिया। फ़िलहाल ये चलता क्राइसिस पहले से मौजूद इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट का एक और पहलू है। लेकिन आखिर ये कॉन्फ्लिक्ट है क्या और इसकी जड़ क्या है, कब से ये शुरू हुआ और आखिर इसमें क्या डेवलपमेंट्स देखे गए हैं, ये सब डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में। इसराइल जोग्राफिकली मिडल ईस्ट में मौजूद एक छोटा सा कंट्री है, जिसका कुल रकबा तकरीबन 22,000 किलोमीटर स्क्वायर का है और इसकी पॉपुलेशन 9 मिलियन की है। इसके वेस्ट में मौजूद है मेडिटेरेनियन सी, साउथ में इजिप्ट, ईस्ट के अंदर सीरिया और जॉर्डन और नॉर्थ के अंदर लेबनान। 14 मई 1948 ये वो दिन है जब इसराइल पहली बार वर्ल्ड मैप के ऊपर देखा गया। अगर मैप पे देखें तो 1948 से पहले ये है पैलेस्टीन का इलाका और ये मैप है इसराइल के वजूद में आने के बाद का। फाइनली जो तीसरा मैप देखा जा रहा है ये है मौजूदा इसराइल और पैलेस्टीन का मैप। आप देख सकते हैं कि कैसे एस्टैब्लिशमेंट से अब तक ये मैप किस तरीके से बदल चुका है और कितना इलाका इसराइल के अंडर आ चुका है। इसराइल पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा तारीख़ में हज़ारों साल पीछे। कहानी की शुरुआत करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। इनके यहाँ 2 बेटे होते हैं, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक़ के बेटे हज़रत याकूब, जिनको इसराइल के नाम से जाना जाता था, ये उनका लक़ब था, यानी उनका टाइटल था। और इनकी लिनिएज और इनके फॉलोअर्स को बनी इसराइल कहते हैं, यानी चिल्ड्रन ऑफ इसराइल इन इंग्लिश, या फिर इसराइल की औलाद इन उर्दू और हिंदी। बनी इसराइल इस वक्त मौजूदा पैलेस्टीन के इलाके में मौजूद थे और यहाँ से ये जाते हैं इजिप्ट में हज़रत यूसुफ़ के ज़रिए, जहाँ पर इन्हें हज़रत यूसुफ़ की वजह से बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता है। लेकिन हज़रत यूसुफ़ के जाने के बाद इनको सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाने लगता है। इनको स्लेवरी जैसे कामों में शामिल कर लिया जाता है। कई साल की ग़ुलामी के बाद इनमें आते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जो इनको उस ज़माने के फ़ारो यानी फ़िरौन से निजात दिलवाते हैं और ये लोग वापस आ जाते हैं कनान के इलाके में, जो कि मॉडर्न डे इसराइल में मौजूद है। इसके बाद 1000 BCE में इनमें मौजूद थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो कि इस सारे इलाके के किंग थे, रूलर थे। और इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 957 BCE जेरूसलम में पहला टेंपल बनाते हैं, जिसे फर्स्ट टेंपल या हैकल सुलेमानी कहा जाता है। 931 BCE में इस किंगडम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, नॉर्थ में इसराइल और साउथ में जोदा। तकरीबन 722 BCE के करीब इसराइल को इन्वेड करते हैं एसीरियंस और 6th सेंचुरी में जूदा को इन्वेड किया जाता है बेबीलोनियंस की तरफ से। जूदा को कैप्चर करने के बाद ही ज्यूज़ को इस इलाके से निकाल बाहर करते हैं और इनको बेबीलोन जाने के लिए मजबूर करते हैं और यहाँ मौजूद फर्स्ट टेंपल को गिरा देते हैं। 538 BCE में बेबीलोनियंस को हराते हैं अखेमेनिड्स और ये ज्यूज़ को वापस जूदा आने देते हैं। ज्यूज़ यहाँ पर आके फर्स्ट टेंपल को दोबारा से बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं और इस नए टेंपल को कहा जाता है सेकंड टेंपल। 70 CE में होने वाली ज्यूइश रोमन वॉर्स के अंदर सेकंड टेंपल को भी गिरा दिया जाता है और इसके बाद यहाँ पर बैजेंटीन एम्पायर का कंट्रोल होता है। इस दौरान बहुत सारे ज्यूज़ पैलेस्टीन के इलाके को छोड़ के यूरोप में जाना शुरू करते हैं और अब एक लंबे अरसे तक ये सारा पैलेस्टीन का इलाका बैजेंटीन एम्पायर के अंडर रहता है। लेकिन साल 636 में हज़रत उमर, जो कि मुस्लिम खलीफा थे, ये अपनी आर्मी को यहाँ बेचते हैं और यहाँ पर होती है बैटल ऑफ यरमुक। इस बैटल के नतीजे में अब पैलेस्टीन का सारा इलाका मुस्लिम्स के अंडर आ जाता है। मुस्लिम्स के लिए ये इलाका इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मौजूद है मस्जिद अक्सा, जो कि मुस्लिम्स का वेरी फर्स्ट किबला भी था और इसको हरम अल शरीफ भी कहा जाता है। यहाँ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के लिए गए थे, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है मुस्लिम्स के लिए। जबकि क्रिश्चियंस के लिए ये हज़रत ईसा की बर्थ प्लेस है। तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि आखिर ये तीनों रिलीजन्स के लिए जेरूसलम और पैलेस्टीन का इलाका क्यों आखिर इतनी अहमियत रखता है। काफ़ी देर तक मुस्लिम कंपायर के अंडर रहने वाले पैलेस्टीन में अब क्रूसेड स्टार्ट की जाती है, यानी सलीबी जंगें। इन जंगों के नतीजे में मुसलसल पैलेस्टीन कभी मुस्लिम्स और कभी क्रिश्चियंस के हाथों में शिफ्ट करता रहता है। लेकिन फाइनली सलाहुद्दीन अय्यूबी जेरूसलम को और पैलेस्टीन के इलाके को फ़तह करते हैं और इसको मुस्लिम्स के अंडर कर देते हैं, जिसके बाद 16th सेंचुरी में ये इलाका ऑटोमन एम्पायर के अंडर शामिल कर दिया जाता है और फिर 20th सेंचुरी तक यहाँ पर मुस्लिम्स
ज्यूज़ और क्रिश्चियंस पीसफुली एक साथ ऑटोमन एम्पायर के अंडर रहते हैं। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 19th सेंचुरी में। इस वक्त यूरोप के अंदर मौजूद ज्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का शिकार किया जा रहा था, यानी इनको सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जा रहा था पूरे यूरोप में। इसकी वजह ज्यूज़ और क्रिश्चियंस में मजहबी तनाव था। क्रिश्चियंस ज्यूज़ को इस वजह से हेट करते थे क्योंकि ज्यूज़ उस वक्त मनी लेंडिंग का काम करते थे और इस पर वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे, जबकि क्रिश्चियनिटी इंटरेस्ट को फॉरबिड करती है, मना करती है। दूसरी रीज़न ये थी कि क्रिश्चियनिटी के मुताबिक हज़रत ईसा को क्रूसीफाई करने वाले भी ज्यूज़ ही थे। ऑल्दो इसकी हकीकत बिल्कुल अलग है, लेकिन इस बिलीफ के मुताबिक ज्यूज़ के लिए इनका हेट और ज़्यादा बढ़ जाता। इन सब हालात को देखते हुए एक ऑस्ट्रो हंगेरियन जूइश ऑथर थियोडोर हेर्ज़ल ज़ायनिज़्म मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। ये अपनी बुक्स में लिखते हैं कि कैसे ज्यूज़ को अब एक नेशनल होमलैंड की ज़रूरत है और इसके लिए उन्हें स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी। दोस्तों, ज़ायनिज़्म क्या है ये मैं अपनी किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसके बाद साल 1914 में शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 1, जिसमें ऑटोमन एम्पायर एक्सिस पावर का हिस्सा रहता है और ब्रिटेन के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू करता है। ब्रिटेन यहाँ पर ज्यूज़ की सपोर्ट हासिल करने के लिए बैलफोर्ड डिक्लेरेशन को सामने रखता है। इस डिक्लेरेशन में ब्रिटेन ज्यूज़ से प्रॉमिस करता है कि वो पैलेस्टीन के इलाके में उनकी नेशनल होमलैंड को हासिल करने में मदद करेगा। दूसरी तरफ मिडल ईस्ट में ब्रिटेन अरब्स को भी इसी तरह के कुछ प्रोमिस करता है। उस वक्त के मक्का के रूलर शरीफ हुसैन, ब्रिटेन इनको ये प्रॉमिस करता है कि अगर ये बाकी अरब्स के साथ मिलकर ऑटोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ इन रीजन्स में रिवॉल्ट करेंगे तो वॉर एंड होने के बाद ये सारा इलाका पैलेस्टीन तक शरीफ हुसैन के अंडर कर दिया जाएगा। ब्रिटेन बहुत ही चालाकी से ज्यूज़ और अरब्स की सपोर्ट हासिल कर चुका था वॉर में, और वॉर ख़त्म होने के बाद दोनों ही पार्टी से किए गए प्रोमिस को तोड़ दिया गया और यहाँ पर ब्रिटेन अपनी एक कॉलोनी बना लेता है। लेकिन यूरोप में टेंशन्स को स्टेबलाइज रखने के लिए ब्रिटेन की तरफ से इन इलाकों में बहुत सारे ज्यूज़ को माइग्रेट करवाया जाता है। साल 1919 से 1923 तक तकरीबन 40,000 ज्यूज़ और साल 1924 से 1928 तक 82,000 ज्यूज़ को यहाँ भेजा जाता है। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान होने वाले हॉलोकॉस्ट से बचने के लिए तकरीबन 2.5 लाख ज्यूज़ ये पैलेस्टीन माइग्रेट करना शुरू करते हैं। इन बढ़ते ज्यूज़ की तादाद को देखकर अरब्स और ज्यूज़ के दरमियान टेंशन्स बढ़ना शुरू करती हैं, और इन टेंशन्स को मद्देनज़र रखते हुए ब्रिटेन अपनी इन्वॉल्वमेंट ख़त्म करता है और ये सारा मैटर यूनाइटेड नेशंस के हाथ दे देता है। साल 1947 में यूएन की तरफ से एक वोटिंग की जाती है ज्यूइश होमलैंड इसराइल को बनाने के लिए, और तमाम अरब कंट्रीज़ इसके ख़िलाफ़ वोट करते हैं, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी वोट इसराइल के हक़ में रहता है और 14 मई 1948 को ऑफिशियली इसराइल को मैप पर डिक्लेयर कर दिया जाता है। रेजोल्यूशन of the DAC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. तकरीबन पैलेस्टीन के 40% इलाके पे इसराइल को इस्टेब्लिश किया गया था। इसराइल की इस्टेब्लिशमेंट को देखकर ब्रिटेन यहाँ से चला जाता है, और इसके अगले ही दिन तमाम अरब कंट्रीज़ सीरिया, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन और लेबनान ये मिलकर इसराइल पर अटैक लॉन्च करते हैं और शुरुआत हो जाती है द अरब इसराइली वॉर की। इस चलती वॉर के नतीजे में इसराइल काफ़ी ज़्यादा पैलेस्टीनियन टेरिटरीज़ पर कब्ज़ा कर चुका था, और साल 1949 में एक सीज़ फायर साइन किया जाता है और ये तय किया जाता है कि गाज़ा स्ट्रिप इजिप्ट के अंडर कर दी जाएगी और वेस्ट बैंक को जॉर्डन के अंडर कर दिया जाएगा। इस वॉर की वजह से तकरीबन 7 लाख पैलेस्टीनियंस को आसपास के अरब कंट्रीज़ में जाकर रिफ्यूज लेनी पड़ती। मिड 19th सेंचुरी के अंदर फ्रांस, इजिप्ट और ब्रिटेन ये मिलकर फंड करते हैं सुएज़ कैनाल के लिए, और इजिप्ट के अंदर एक सुएज़ कैनाल इस्टेब्लिश किया जाता है। इस सुएज़ कैनाल का मकसद था मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करना, ताकि ट्रेड के लिए शिप्स का यहाँ से गुजरना आसान किया जा सके। लेकिन साल 1956 के अंदर जमाल अब्दुल नसीर, इजिप्शियन प्रेसिडेंट, ये सुएज़ कैनाल को नेशनलाइज कर देते हैं। इस पर फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ से रिटेलिएशन देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं रहता और इसको नेशनलाइज कर लिया जाता है। इसके पीछे मकसद था कि इसराइली शिप्स को ये वाटरवे इस्तेमाल ना करने दिया जा सके और इनको मेडिटेरेनियन सी में ही महदूद किया जाए। इसके नतीजे में इसराइल सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट पर अटैक करता है और इसको कैप्चर कर लेता है। इसके अलावा फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर इसराइल सुएज़ कैनाल पर भी कब्ज़ा कर लेता है,
लेकिन यहाँ पर होती है इन्वॉल्वमेंट यूनाइटेड नेशंस की, और यूएन की तरफ से इसराइल को ये सारे इलाके इजिप्ट को वापस करने के लिए कहा जाता है। साल 1958 के अंदर इजिप्ट और सीरिया मिलकर एक यूनियन बनाते हैं जिसे यूनाइटेड अरब रिपब्लिक कहा जाता है। इसके अलावा साल 1967 में PLO पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की जाती है। इसका मकसद पैलेस्टीनियंस को रिप्रेजेंट करना था और इनकी आवाज़ उठाना था। और साल 1969 में PLO की लीडर बनाया जाता है यासिर अराफात को। इस दौरान पैलेस्टीनियन फिदाइन ग्रुप इजिप्ट के सपोर्ट के साथ इसराइली ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ पर रेड्स और अटैक लॉन्च करता है। इन सब डेवलपमेंट्स को देखते हुए इन इलाकों में टेंशन्स बढ़ने लगती हैं। इसके रिस्पांस में 5 जून 1967 इसराइल एक साथ इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन पर अटैक स्टार्ट करता है। इसको कहते हैं द 6 डे वॉर। इस वॉर के छठे दिन 10 जून 1967 एक सीज़ फायर साइन किया जाता है। इस वॉर के नतीजे में इसराइल बहुत सारी टेरिटरीज़ पर अपना कब्ज़ा जमा चुका होता है, जिनमें शामिल होते हैं सिनाई पेनिनसुला, वेस्ट बैंक, सुएज कैनाल, गोलान हाइट्स, गाज़ा स्ट्रिप और जेरूसलम का शहर। एक बार फिर यूनाइटेड नेशंस इन्वॉल्व होता है और इसराइल को वापस अपने इलाकों में जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन इसराइल क्लियरली इसको डिसोबे करता है और अपने कब्ज़ा किए इलाकों से वापस जाने से मना कर देता है। इसके बाद 6 अक्टूबर 1973 इजिप्ट और सीरिया मिलकर एक सरप्राइज अटैक लॉन्च करते हैं यौम किपुर के दिन। ये जुडाइज़म के अंदर एक बहुत ही होली डे है। इनिशियली गोलान हाइट्स और सिनाई पेनिनसुला पे किए गए इस अटैक के नतीजे में अरब फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा टेरिटरीज़ को अपने कब्ज़े में कर लेती हैं और इसराइली फोर्सेस को काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ का सामना करना पड़ता है। इस दौरान अरब ममालिक में तेल निकलना भी शुरू हो गया था, जिसकी वजह से इनकी इकॉनमी और इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ चुकी थी। इस चलती हुई वॉर को देखते हुए ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, इसमें मौजूद सारे अरब कंट्रीज़ उन तमाम ममालिक पर जो कि इसराइल को इस वॉर में सपोर्ट कर रहे थे ऑयल एम्बार्गोज इम्पोज करते हैं। इसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज़ में इकोनॉमिक क्राइसिस और पावर शॉर्टेजेस देखने को मिलती हैं, जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन जैसी बड़ी सुपर पावर्स भी इस मसले में शामिल हो जाती हैं और इनके प्रेशर से यूनाइटेड नेशन को एक सीज़ फायर ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। 22 अक्टूबर को ये सीज़ फायर डिक्लेयर किया जाता है और फाइनली 25 अक्टूबर 1973 ये सीज़ फायर इम्पोज कर दिया जाता है। इसके बाद 1990s तक हमें बहुत सारे और कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत सारी और डेवलपमेंट्स देखने को मिलती हैं, जिस तरह साल 1978 के कैंप डेविड अकॉर्ड, 1975 से 1990 तक चलने वाली लेबनीज सिविल वॉर, 1987 से 1993 तक चलने वाला फर्स्ट इंतफादा, जो कि एक पैलेस्टीनियन अपराइजिंग थी इसराइली ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ में। इसका मकसद था इसराइली ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ को वापस पैलेस्टीन में शामिल करना। इस फर्स्ट इंतफादा के नतीजे में अराफात के अंडर PLO और इसराइल के दरमियान एक ऑस्लो अकॉर्ड साइन किया जाता है साल 1993 में। इस अकॉर्ड में यह तय किया जाता है कि इसराइल गाज़ा स्ट्रिप से अपनी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस को हटाएगा और ये इलाके पैलेस्टीन के अंडर कर दिए जाएंगे। लेकिन इसराइल इस एग्रीमेंट को डिसोबे करती है और इसके रिस्पॉन्स में एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनाई जाती है। यह अथॉरिटी वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप के इलाकों पर अपना कंट्रोल हासिल करती है इसराइल से। इसके बाद साल 2000 में नज़र आता है सेकंड इंतफादा, जिसके नतीजे में साल 2005 में इस एग्रीमेंट के अंदर इसराइल इस बात पर एग्री करता है कि वो गाज़ा स्ट्रिप से अपनी तमाम ज्यूश सेटलमेंट्स को निकाल देगा और एक और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करने की यहाँ कोशिश की जाती है। कभी पैलेस्टीन की तरफ से फ्रीडम फाइटर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो कभी इसराइली फोर्सेस नज़र आती हैं पैलेस्टीनियंस को मस्जिदुल अक्सा में हरास करते हुए। ये हरासमेंट वर्बली नहीं बल्कि फ़िज़िकली भी कंडक्ट किया जाता है। यहाँ सवाल ये है कि आखिर कब तक ये मसला चलता रहेगा, इसका क्या हल निकाला जाएगा और कब ये हल निकाला जाएगा, कब पैलेस्टीनियंस की आवाज़ सुनी जाएगी और इनको इंसाफ दिया जाएगा। दोस्तों, अपनी ओपिनियंस आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।